अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सवार अब्बास। अगला हफ्ता पाकिस्तानी सियासत के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलखुसूस इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। एक तो बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि अहम मुल्की अदालतों के अंदर जो है वो इस हफ्ते लगे हुए हैं। एक तो 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच सुनने जा रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं कि चीफ जस्टिस को इस बेंच में नहीं होना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ एक तहरीरी एतराज़ अब तक दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में या नहीं? इसके अलावा साइफर केस है इस हफ्ते और NA-46 का केस इस हफ्ते लगा हुआ है इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और साथ ही साथ जनाब अगर बात की जाए कुछ तौहीन अदालत के केसेस भी इस हफ्ते लगे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा भी 8 तारीख को होने जा रहा है। रवात इस्लामाबाद में जलसे के वाले से भी कुछ बड़ी अहम चीज़ें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी आने वाले हफ्ते में, और आगे चल के बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकसद तर्जुमान रऊफ हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो एक तो जो नोटिस आए हैं आप समेत आपके पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को, उसमें आप पेश तो हो रहे हैं, FIA की इंक्वायरी में आप शामिल तो हो रहे हैं। आप भी वकील के साथ ही जा रहे हैं। खान साहब ने जिस तरह से कहा था कि वकील के साथ में शामिल होऊंगा वरना मैं शामिल नहीं होता। इस सिलसिले में अपनी जो स्ट्रैटेजी है मेरी, गौहर साहब की और उमर साहब की, वो हम फाइनलाइज करेंगे। देखना होगा, इनपुट लीगल इनपुट की बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कैसे जाना चाहिए। जी वो उसके हिसाब जा रहे हैं ये डेफिनेट कानूनी तकाजे जो हैं वो हम पूरे करेंगे। ये जो केस है इस वाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि एक ये बात भी चल रही है कि शायद खान साहब के अकाउंट की सस्पेंशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ भी जाए। और क्या आपको लग रहा है कि मामला कहाँ तक जाएगा? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस आपको फियर क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है? देखिए, जो नोटिस हमें आए हैं तीनों को, वो तो ऐसा लग रहा है कि जी एक केस जो कि मौजूद है नहीं है, उसको ज़बरदस्ती केस बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें वो जो वीडियो जिसका जिक्र हुआ है उस पर कुछ भी नहीं है सिवाय एक्सट्रैक्ट्स फ्राम हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट देना तो मेरा ख्याल है कि कोई जुर्म नहीं है। आप डिसएग्री कर सकते हैं कॉन्टेंट्स के साथ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन इसको उससे आगे बढ़ाना जो है वो मेरा ख्याल है कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। लेकिन बाहर से अब उन्होंने कॉल किया 27 सेकंड में बड़ा ज़रा सख्त और बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया समर साहब कि आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप अप्रोच से डिसएग्री कर सकते हैं, आप इवन कंटेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली हमने कोई कंकॉक्ट नहीं किया है, हमने खुद कॉइनेज नहीं की है, उनके खुद नहीं लिखे हैं। ये तो सारे हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई थी 1971 के डिबैकल को इवेलुएट करने के लिए, उनमें मौजूद है। कोर कमेटी में भी डिस्कस हुआ था ये मामला। कुछ लोगों ने ये राय दी कि हटा देना चाहिए ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को, इस कॉन्टेंट को, लेकिन फिर इत्तेफाक राय नहीं हो सका हटाने के। इत्तेफाक राय नहीं हुआ था जी, बिल्कुल। और जो जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुछ लोगों की राय थी कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसमें नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आखिर में जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वही प्रिवेल करता है हमेशा। सो दैट बिकेम द पार्टी पॉलिसी, जिसको हमने अपने बयानिया में दर्ज भी किया था। और खान साहब की पॉलिसी भी कल इस पे आ जाएगी कि रखना है, हटाना है, क्या करना है? या खान साहब की पॉलिसी है क्लियर है कि भाई रखना है? अभी तो हमारा कोर कमेटी ने फैसला किया तो उसको हमने एग्जीक्यूट किया। बेसिकली मेरी मुलाकात उनके साथ होगी जुमेरात को। जुमेरात को हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, या उससे पहले ट्यूसडे को, परसों वो लॉयर्स की मुलाकात होगी। शायद उनके थ्रू को मैसेज हमें आ जाए, क्योंकि लाजमी बात है कि लॉयर्स जाके डिस्कस तो करेंगे उनके साथ ही। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस लगने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का। इस पर भी मुख्तलिफ आरा चल रही है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इस केस में एतराज़ दाखिल करना चाहिए कि चीफ जस्टिस इसका हिस्सा ना बने। कुछ कह रहे हैं कि भाई नहीं, उन्हें बैठना ही नहीं चाहिए प्रिंसिपली। तो क्या राय है तहरीक इंसाफ को? फैसला हुआ है कि आप लोग कोई एतराज़ दाखिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे चीफ जस्टिस के होने या ना होने के बारे से? इसके बारे में भी फैसला आज हो जाएगा समर साहब। इसमें भी मीटिंग्स भी हुई हैं और कोर कमेटी में भी ये डिस्कस हुआ है। लाजमी बात है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पार्टी में इस वक्त पाया जाता है, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी स्ट्रेट विद यू कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। और मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आजकल बड़े सेंसिटिव हुए हैं लोग। कुछ जज साहिबान के बारे में ख़ासकर वो रिजर्वेशन है, स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। और हमने माजी में भी लाइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के बारे में हमने बारहा उनसे रिक्वेस्ट किया है जी कि आप अपने आप को खान साहब और PTI के केसेस से रिक्यूज़ कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने एक ऐसी एप्लीकेशन, एक नहीं बल्कि एक दफ़ा से ज़्यादा हमने मूव किए हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। तो अगर फैसला होता है कि जी हमने फिर एक दरख्वास्त देनी है तो वो हम करेंगे, या कोई और फैसला होता है कि जी इस तरीके से इस मैटर को परस्यू करना है तो हम करेंगे डेफिनेटली जी। फैसला उसका भी फाइनल हो जाएगा।
और अगर होता है तो फिर जवाब एक तहरीरी जो है वो दाखिल किया जाएगा। जो भी फैसला होता है कि ये करना है वो हम कर देंगे जी। हमने जो बेसिक जो होमवर्क है वो किया हुआ है। लेकिन सर इसमें सिर्फ मामला चीफ जस्टिस तक नहीं रहेगा, फिर चीफ जस्टिस अगर उठेंगे तो फिर 6 जजेस को बाकी भी उठना पड़ेगा। हम वो 6 जजेस के जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, चीफ जस्टिस पे आप जरा आपका एतराज़ तो यही होगा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उनका मफादात का टकराव आ रहा है, तो बाकी भी जजेस का आ रहा है। किसी का अगर टेन्योर मुतासर होता है या वो चीफ जस्टिस बन ही ना पाए, जिस तरह मुनीब अख्तर साहब हो गए, तो वो 6 जजेस को उठना पड़ेगा बेंच में से। फिर लाजमी बात नहीं है कि हम वही कोर्स अडॉप्ट करें जिसका तस्करा आप कर रहे हैं। हम और भी हमारे पास ऑप्शन, ये जजेस में डिस्कस हुआ था ये नहीं, ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम क्या किस बेसिस के ऊपर हम अगर हमने अपनी ऑब्जेक्शन दायर करनी है तो किस बेसिस के ऊपर करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो हम करेंगे अगर हमने किया उसमें कोई और जज जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा ये बताइए कि इस हफ्ते लगने जा रहा है साइफर केस भी, क्या लग रहा है कि साइफर कंक्लूड हो जाएगा इस समात के ऊपर? देखिए अभी वो जो इद्दत केस लगा था उसके ऊपर तो आपने देख लिया था तमाशा क्या हुआ है। तो हम तो फेयर कर रहे हैं, हमें तो खौफ है कि जी उसी किस्म का कोई और तमाशा किया जाएगा, क्योंकि इद्दत केस भी क्रैश कर चुका हुआ है और साइफर केस भी क्रैश कर चुका हुआ है। सो बेसिकली दोनों में खान साहब की बेल्स हो जानी चाहिए। जो हुकूमत की साइड है वो नहीं चाहती कि खान साहब की बेल्स उस वक्त तक हों जब तक कि कोई और 1-2 केसेस जो है उनके ऊपर स्लैप नहीं किए जाते। और इसीलिए जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है वीडियो के बारे में जो केस बनाया जा रहा है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी मुझे नज़र आती है कि जी खान साहब के खिलाफ ये केस बना दीजिए, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी दर्ज कर दीजिए और उसके बाद फिर बेल्स होती हैं तो हो जाएं। बेसिकली जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है उनकी, कि वो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आएँ। और अब ये पार्टी को भी बात समझ आने लग गई है कि जो पिछले दिनों बयान सुनते थे, ठीक है ख्वाहिश होती है पार्टी के हर लीडर की कि भाई हमारा पार्टी कायद जो है वो बाहर आए जेल से, लेकिन अब पार्टी के अंदर ये बात समझ आने लगी है कि फिलहाल अगले चंद महीनों तक खान साहब के बाहर आने का कोई सीन नहीं है। जितना ये बात समझने की है ही नहीं है, ये तो बात जो पावर विल्डर्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कोई एम्बिग्विटी छोड़ी नहीं है ना कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है या वो क्या चाहते हैं। तो ये तो बात क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बावर करवाना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर, पार्टी के वर्कर्स में, पार्टी की लीडरशिप में उनको बाहर निकालने का जज्बा जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़ा है। और मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्दी इस सिलसिले में कोई मेजर डेवलपमेंट्स होती हुई देखेंगे, बहुत जल्दी। किस तरह की सर? खान साहब के बाहर आने के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये अदालती केसेस की सूरत में या किसी मुफाहमत केसेस तो रही नहीं सूरत में? केसेस तो रही नहीं है, केसेस तो रही नहीं है। वो केसेस तो नहीं है, लेकिन ज़रा स्ट्रेच करके एक के बाद एक कोई ना कोई नई चीज़ निकाल के एक वो स्ट्रेटजी तो नज़र आ रही है। और इत्तलात तो मेरे पास ये हैं, जो रियासत की पॉलिसी नज़र आ रही है, जो मुझे पता चली है वो ये है कि 1.25 साल 1.5 साल तक का प्लान है खान साहब को जेल में रखने का। देखते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। लेकिन ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि बाहर आने के बारे से पेश रफ्तार को उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह की, थोड़ा सा आप बताएं तो सही। केसेस बातचीत जब केसेस मौजूद नहीं रहेंगे समर साहब, तो किस बेसिस के ऊपर उसको अंदर रखेंगे? बाकी जो केसेस अब बन रहे हैं ये बन जाएंगे। आपने बात की, उसका फैसला आने वाला था, एंड टाइम पे चीज जो है वो टेबल टर्न हो गई। एग्रीड। अब हालात जो हैं जुडिशरी के वो नहीं है जो आज से 1 साल पहले थे। बहुत फ़र्क आ चुका हुआ है। वहाँ ताज़ा हवाओं के झोंके जो हैं वो चल रहे हैं। एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा है। लोग बात कर रहे हैं, जजेस अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जजेस अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि केसेस के ऊपर फैसले वो इस हद तक डिले होंगे जितने के अब तक होते आए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका जलसा है अगले हफ्ते इस्लामाबाद में, बड़े अरसे बाद आप पहला जलसा करने जा रहे हैं। ये बताएं कि इस जलसे में वो जो 34-35 शराइत आपको दी गई हैं, 39 शराइतें, कि आप रियासत मुखालिफ कोई नारा या तकरीर नहीं होगी, तो वाक़तन कोई ऐसी तकरीर सख्त जो है, ये वीडियो का तज़किरा वहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ें, ये तो नहीं होगा वहाँ पे? देखिए जलसा आजकल ट्रेंडिंग में नहीं, जलसा इस्लामाबाद पिंडी में मांगा था, हमें रवात में दिया गया। जी हाँ, फासला भी आपको पता है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस ऑफर को। हम चाहते हैं कि यहाँ हो, जहाँ हमने मांगा हुआ है वहाँ हमें जलसा। अच्छा, आप जलसा रवात में नहीं कर रहे? और वो उसके बारे में, और जो जगह है उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि वो किसकी कस्टडी में है और उसका जो एक्सेस है वो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर हम इसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। आप रवात में जलसा नहीं करने जा रहे? नहीं जी, हम नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज वो आप देख लेंगे जो हमारे बयान। क्या होगा इस्लामाबाद में? जलसा आपका होगा ही नहीं जब तक आपको F9 या कोई और वेन्यू नहीं दिया जाता, या हमारी अभी तक जलसा होगा? हमारी हत्तल बसा कोशिश रही हुई है कि हम कानून के तकाजे पूरे करें, लेकिन अगर जो कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं वो उन तकाज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं तो मूवमेंट होगी, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगी। जल्द से हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं, ये पार्टी का फैसला है, ये खान साहब का फैसला है। हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अदालत में जाएगा दोबारा, क्या होगा? लाजमी बात है, अदालतों में हम जा रहे हैं,
और भी जो हमारे पास रिकोर्स हैं और भी ऑप्शन हैं, उन सबको एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन रवात में जलसे के बारे में फैसला अभी हुआ है, इनफैक्ट इन द लास्ट 15 मिनट्स, कि वो हम जो है वो जलसा वहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। मैं आपको उसकी डिटेल्स आपको अभी बयानिया में आ जाएंगी, मैं कॉपी आपको भेज दूँ। सही हो गया। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि आपकी पार्टी के एक बड़े एक्टिव वर्कर थे, अभी भी हैं वर्कर, शेर अफजल मरवत, उनके शो काज हुआ था। वो एक हफ्ते में जवाब, 3 दिन में जवाब देना था। वो क्या हुआ? जवाब आया, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ? वो जवाब आ गया था। अच्छा। और वो अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ? फैसला हुआ। तो अभी वो कोर कमेटी का हिस्सा भी नहीं रहे? नहीं, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का वो हिस्सा नहीं रहे। वो हमारे बड़े ऑनरेबल MNA हैं और पार्टी के मेंबर हैं। क्योंकि दुबई से उन्होंने बयान जारी किया था कि मुझे तमाम जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। 2 रोज़ पहले का बयान आया था। जिम्मेदारियां, जहां तक हमारा सवाल है, वो हमें हुक्म मिला था कि उसको कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में वो नहीं रहेंगे, वो हमने कर दिया था। बाकी उनकी एज एन MNA जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएं। वो MNA मौजूद हैं, PTI के हैं, PTI के मेंबर हैं। PTI के मेंबर होने के तई भी उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो तो जिम्मेदारियां मौजूद हैं। लेकिन ये 2 जो हैं मेंबरशिप्स जो हैं वो अब उनके पास नहीं रही। कल हुकूमत ने फिर से ऑफर दी है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, कि आएँ बैठते हैं बातचीत करते हैं। आप कहते हैं जी हमने उनसे बात करनी, वो करें आएँ बात तो करें, बैठें तो सही, कोई राह निकले, कोई रास्ता निकले। ये मुज़ाकरात की शक्ल उनकी हुकूमत के मुज़ाकरात की शक्ल अभी तक मेरे चेहरे के ऊपर मौजूद है। यू वॉन्ट मी टू से समथिंग एल्स? इसमें क्या यानी कि जो है कोई निकला नहीं है कोई? और फिर ये पता सुनने में ये आया है कि जिन्होंने मेरे पर ये कातलाना हमला किया था, बिकॉज दे वेंट फॉर द जुगुलर, उन्होंने मेकअप बड़ा किया हुआ था, तो उनको ट्रेस करने में राना सनाउल्लाह को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने फरमाया ना सर ये। जी हाँ। तो इस किस्म की बयानात की मौजूदगी में और इस किस्म के घाव की मौजूदगी में मेरे भाई, क्या हम उनकी किसी ऑफर को सीरियसली ले सकते हैं? स्ट्रेटजी वही है, पॉलिसी वही है कि बात होगी तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ बातचीत होगी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बात हमारी हो रही है, जलसे हमारे शुरू हो रहे हैं, बात हमारी हो रही है, चलती रहेगी। हमारे पास पॉलिटिकल फोर्सेस हैं साथ जो मिल रही हैं। हमें उन 3 लोगों से बात नहीं करनी और नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो मैंडेट चोर है। मैं चौथे फ्रीक की बात कर रहा हूँ। मैंडेट है, मैं चौथे फ्रीक की बात कर रहा हूँ। चौथा फ्रीक भी जब भी करना चाहे उनसे बात, हमने कहा ओपन, देखिए हम इस बारे में तो कोई उनसे बात होगी, इन 3 से नहीं होगी, उनसे बात होगी। वो उनकी भी उनके बात होगी और उसके बारे में भी एजेंडा जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, किस बात के ऊपर बात करनी है। एट द एंड आपकी ये पॉलिसी में क्लैरिटी है कि इन 3 से नहीं होगी, होगी तो उनसे होगी। एट द एंड ऑफ दैट नहीं, हमारी बात देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस से हो रही है। इस मुल्क में सिर्फ 3 के अलावा भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मौजूद हैं सर। वो तो सर नंबर 1 आपकी साइड पे ना, जो अपोजिशन में बैठी है। नंबर 1 बात तो उनसे भी तो एंगेज हम कर रहे हैं ना, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो मैंडेट है किसी भी हुकूमत को, अगर आपने मुल्क में जमहूरियत लानी, या तो ये देखें ना समर फैसला कर लें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं लानी, तो ठीक है, बैठ जाते हैं, फिर सबसे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर तकाजा इसका है कि जी जमहूरियत लानी है और तकाजा ये है कि जी जमहूरियत मौजूद है, जहाँ पे मेरे जैसा बंदा कहता है जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन वो मौजूद है, तो फिर जमहूरियत लाने का एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अवाम का मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। जो हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हमारा मैंडेट हमें मिला हुआ था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और ये चोरी करके इनको दिया गया। ये किसको कह रहे हैं आप? हम सबको कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को कह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं। आपने तो वोट दे दिया, वो तो आपको दोबारा नहीं दिला सकते ना आपको। वो उसको रिट्रीव करने के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी पिटिशंस पड़ी हुई हैं, अभी ये 46, 47, 48 की पिटिशन, ये 3 सीटें हमें वापस मिल रही हैं। आपकी पार्टी KP से बाहर कर नहीं सकी, मेरी वो सीटें वापस मिल रही हैं इस्लामाबाद की, वो तो क्लियर हो गया बिल्कुल, आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी सीटें हैं जो कि हमें वापस मिल रही हैं। हम पिटिशंस मूव कर रहे हैं जो की हुई हैं, 176, 177 पिटिशंस पड़ी हुई हैं। हमारे पास यही एज ए पॉलिटिकल पार्टी यही ऑप्शन था ना मेरे भाई, ऐसे ही हम और कोई लड़ाई मारकुटाई तो नहीं हमने करनी। ऐसे ही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके में कीमती वक्त। नाज़रीन, थैंक यू। सिर्फ गुफ्तगू गुलाजा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत कर रही है, मगर अब बातचीत जलसों के जरिए पाकिस्तानी अवाम के साथ होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़किया शामिल करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में तज़किया शामिल करेंगे आमिर इलियास राना साहब का और अतर काज़मी साहब का कि आने वाला हफ्ता तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन पिछला हफ्ता जो गुजरा है उसने भी एक ट्रेंड वाज़े कर दिया है कि फ़िलहाल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई स्पेस या नरमी जो है वो नज़र नहीं आ रही, ना ही खान साहब की रिहाई मुस्तकबिल करीब में होने जा रही है। आमिर इलियास राना साहब, अगले हफ्ते की डेवलपमेंट में तो बात करेंगे। ये जो पिछला हफ्ता गुजरा उसने एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि फ़िलहाल खान साहब के लिए ना किसी किस्म का रिलीफ, ना उनकी पार्टी के लिए कुछ स्पेस है। लग ये रहा है कि अभी वो मजीद अगले कई महीने जेल में ही रहेंगे। नहीं, रिहाई वाला मामला नहीं है फिलहाल। नहीं, रिहाई और चीज़ है, केसेस से बरी हो भी जाए। रिहाई और चीज़ है, रिलीफ और चीज़ है। रिलीफ तो उनको अदालतों से हमेशा से मिलता आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी साइफर में भी मिल जाएगा। कोई जेल में कैद बंदे के लिए तो रिहाई सबसे बड़ा रिलीफ होती है। नहीं, बंदा अगर अपने ऊपर मजीद केस खुद बनवाने के लिए मुसलसल लगा रहे, जो आपने अभी कही कि पिछला हफ्ता आप 1 मई में दूसरा मई कर रहे हो और जून के अंदर तीसरा मई बनाने की आपकी तैयारी हो, क्योंकि आपने कहा हमने बजट नहीं पास होने देना, तो फिर इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों पे फिर उदास फिरने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गर्मियों की शामें या सर्दियों की नहीं है। इशू ये है कि जब आप ये काम कर रहे हैं डेलिबरेटली, याहिया खान से तशबीह दे रहे हैं। आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैठे हुए थे रऊफ हसन साहब, उन्होंने 2 दिन पहले जो गुफ्तगू प्रेस टॉक की, जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं हम सिर्फ पॉलिटिकल बयानियाँ बना रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान के ट्वीट के अगले दिन बैरिस्टर गौहर ने एक वीडियो में कहा कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि वोट को जो हमारे जिक्र पहुँचाई गई है हम उस पर बात कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा नहीं, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में एक शख्स का जिक्र था, यहाँ पे भी वही एक शख्स का जिक्र है जिसके लिए वो आ रही हैं कि खान साहब ने खुद आर्मी चीफ की तस्वीर, मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर महमूद रहमान कमीशन के एंड पे लगवाई। तो जब आप की लड़ाई और मिन्नत तरला आर्मी के साथ है, तो फिर आप जो रियासती इदारे सारे हैं उसके अंदर पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, तो आपको तो पार्लियामेंट से रास्ता लेना चाहिए, जहां हुकूमत से बातचीत करने के लिए फौज भी कह रही है आपको कि या आप इधर माफ़ी मांगेंगे या आप उधर जाएंगे, मतलब बातचीत तो उधर ही करनी है आपको। आप एकदम आर्मी चीफ को निशाना बनाते हैं। आप अडियाला में बैठते हैं तो आप कहते हैं मुझे या मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। यानी हर चीज़ का ज़िम्मेदार उस इदारे के सरबराह को गिरदानते हैं जिसके कोर कमांडर्स हर महीने और जिसकी फॉर्मेशन कमांडर्स अपनी तीसरी फॉर्मेशन कमांडर में मुसलसल कह रहे हैं कि 9 मई पे कोई माफ़ी नहीं, और डिजिटल दहशतगर्दी जो पिछले कोर कमांडर का एलामिया था उसको ऑन करते हैं। तो क्या ये फ़ौज की पॉलिसी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है कि आप पॉलिटिकली अपने आप को वहां करें, हमारी तरफ रुख ना करें, और यानी जिम्मेदार भी आप हैं। अब आप देखें इमरान खान साहब ने, आप ये कहना चाहिए वो जो फर्द वाहिद वाली गर्दान तरीके साहब की है, उसमें फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स, वो पूरे यानी कि रैंक एंड फाइल की वो सोच है, वो फर्द वाहिद भाई आपको और आसान कर देता हूँ। नवाज शरीफ ने एक तकरीर की गुजरांवाला में, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब के नाम लिए। ठीक, इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म क्या कहा था? अगर वो बात ठीक थी बिल्कुल, तो आज की हुकूमत भी फिर ठीक ही कह रही है ना। सही है कि भाई आप तो फौज को बतौर इदारा कह रहे हैं ना, जब आप ये कहते थे तो आज आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चले। बिल्कुल ऐसा ही है। अतर काज़मी साहब, ये बात फिर वाज़ेह है कि जो पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट्स को अगर देखा जाए उस पर आमिर इलियास राना साहब का तो मौक़िफ़ यह है कि खान साहब खुद अपने लिए जो है वो स्पेस पैदा होने देना ही नहीं चाह रहे, लेकिन बाकी भी अगर आप देखें जिस तरह से इद्दत में निकाह केस था, फैसला आने वाला था, एंड टाइम पे फैसला जो है वो रुक गया, तो बज़ाहिर अब ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि फ़िलहाल खान साहब के लिए अगले कई महीनों तक ना कोई उनके लिए रिलीफ या रिहाई वाला कोई ऐसा कोई मंजर या ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। देखिए इस वक्त तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि तनाव तो है। खान साहब जो है इदारे पे भी तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले आप पीछे चले जाएं, खान साहब को जो इद्दत के केस का आपने जिक्र किया, उसमें खावर मानिका साहब ने आखिरी मौके पे वो ट्रायल जो है जिस तरीके से रुकवा दिया, उसके बाद खावर मानिका को कोई धक्का या मुक्का मारने के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ वो किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ, तो वो सामने नजर आ रहा है ना। बहुत सारी चीजें राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे ही बैठ के कहा था जिस तरीके से 3 के नीचे उसको सजा दिलवाई गई उससे हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ। तो राना सनाउल्लाह साहब किसको कह रहे थे कि किसने सजा दिलवाई थी? जब हुकूमती दोस्त, आप किसी भी हुकूमती वजीर से ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर लें, आप समर साहब खुद बात करते होंगे, आज तक उन्होंने कभी ऑन किया है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो हम करते हैं? आज तक कभी उन्होंने ऑन किया है? वो अब कर रही तो हुकूमत है। वो पर कहते हैं, वो हर सहाफी को यही कहते हैं यार हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो कोई और लोग करवा रहे हैं। तो जब हुकूमत ये मसलसल ये बयानियां बनाएगी कि हमारा जो सियासी मुखालिफ है उसके साथ जो भी हो रहा है वो तो हम तो कर ही नहीं रहे, कर रहा कोई और है, तो फिर उस सियासी मुखालिफ ने भी उसी को तनकीद का निशाना बनाना है जिस तरह माजी में ये लोग बनाते थे। और आपको पता है कि 1971 के हवाले से अब तो कल से सब इनकी ट्वीट्स, बयानात और वजीर दिफा उनकी जो तकारीर है पार्लियामेंट में
क्या वो तकरीर इस वक्त कोई भी चैनल चला सकता है? आपका चैनल वो तकरीर चला सकता है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी अफवाज के बारे में की हुई है? तो मसला ये है कि जब इनके ऊपर मुश्किल पड़ती है, थोड़ी सी चीजें मर्जी की नहीं होती, तो सियासतदान जो है वो इसी किस्म की बातें करते हैं। अब जहां तक उनको रिलीफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में रिलीफ तो देखें तब मिले जब कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज मिल रही हो, कोई मुकदमा साबित नहीं हो रहा, कोई चीज है नहीं है। जायज रिलीफ की टर्म यूज कर देता हूं, बावजूद उनको जायज रिलीफ जो उनका हक बनता है। जी हाँ, नहीं जायज रिलीफ तो देखें ना, अदालत के सामने कोई चीज होगी, जिस तरह हमें पिछले साल से बताया जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो आज तक किधर हैं? वो शवाहिद क्यों नहीं पेश किए गए 9 मई के हवाले से? चाहे ऑडियो हो जाए, वीडियो हो जाए, जो मुलविस है, मेरा नहीं ख्याल आप समेत कोई भी शख्स इससे इनकार करेगा कि जो 9 मई में मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप इसके ऊपर सियासत करना शुरू कर दें और इसके ऊपर लोगों के ऊपर 15, 20, 25, 30 आप जो है बिल्कुल इस किस्म के मुकदमे कर दें, जिसको बिल्कुल लोग कहें कि ये तो जनाब हो ही नहीं सकता हकीकत में ऐसा, कि कोई मुल्तान में भी है और कराची में भी है, लाहौर में भी है, तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। पर मेरे ख्याल में फिलहाल मुझे लगता है इसी तरह है कि जो तनाव है वो कायम रहेगा। अच्छा, एक तो अब आमिर इलियास राना साहब तहरीक इंसाफ को तो जो मैं स्पेस की बात करता वो कहीं नहीं मिली, अब जलसे की इजाज़त पे मिली तो वो रवात के आखिरी कोने पे जाके वो भी पीटीआई ने इनकार कर दिया वहाँ जलसा करने से। वो कह रहे फिर हम अदालत से रुजू करेंगे, शहर के अंदर में जलसा करने की परमिशन दी जाए। बाकी भी वो कह रहे हमें कहीं स्पेस नहीं मिल रही। बातचीत की अगर बात करें, मुज़ाकरात की बात करें, वो कह रहे कोई एक तो CBM हो ना गवर्नमेंट की तरफ से जिस पे हमें लगे कि हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा है। कह रहे कोई ऐसा CBM, कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग भाई हमें नजर ही नहीं आ रही। वो कह रहे उधर से रिप्रेशन जो है वो अपने अरूज पे साथ करने बात करें। काज़मी साहब ने जो बात कही ना, वो जो मैं कहता हूँ ना कि आप 2018 को कहें कि गलत था, तो फिर आपको सब चीज़ें 2024 की भी गलत नज़र आएंगी। जब आप उसको कहेंगे कि वो ठीक था और 24 में सिर्फ हमारे हक में डाला गया, तो बात बनती नहीं है। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद कहा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं था, जो भी करते थे जनरल बाजवा करते थे। फिर इनको जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूँ ना कि PTI क्या कह रही है। खान साहब कहते थे, मुझे आर्मी चीफ ने कहा मैं कान पकड़ के निकाल दूंगा, और जिस दिन से वज़ीर आज़म बने ऐसे मतलब कलमे पढ़ते थे जनरल बाजवा साहब के लिए कि जनाब इससे अच्छा जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई नहीं, मेरी गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी भी यही, डिफेंस भी यही, इकानमी भी यही चला रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी से चला रहा है। और जिस दिन इक़्तिदार से बाहर गए कहते मुझे कुछ करने नहीं देता था। मतलब आप एक डमी वज़ीर आज़म थे, आप ऑन करते हैं। आप शहबाज शरीफ के ऊपर तो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बेकार आदमी है, और आप ऑन कर गए हैं इक़्तिदार पौने 4 साल इंजॉय करने के बाद। 11वां साल आपका KP में चल रहा है, आपने सैकड़ों डैम बनाने थे, नहीं बनाए। पहले 5 साल में आपके पास ये बहाना था कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें NOC नहीं दे रही। वैसे शहबाज शरीफ साहब कितने बाख्तियार है, ये परसों में वो पेट्रोलियम मसनूआत इसके ऊपर बात करूंगा। मुझे पता था आप यही बात करेंगे, लेकिन मैं करूंगा। मुझे पता है उस सारी वारदात का वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जिसने दावे किए कि मैं आर्मी चीफ को कान से पकड़ के निकाल दूंगा, ये दावा था इमरान खान का कि नहीं, और इक़्तिदार से पहले था। वो कहते थे मैं हुकूमत नहीं दूंगा अगर मुझे सियासी जमातों के साथ मुफाहिमत में बैठना पड़ा। वो पंजाब के बड़े डाकू के साथ खुद ब खुद बैठ गए, उन्होंने MQM का नाम लिया था, उसके साथ जाके बैठ गए। ये कौन सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम और आप मुजाहिरा कर रहे हैं कि जी ये आज PTI के अंदर बड़ी जमहूरियत आ गई है। और कल वो फौज के कंधों पे बैठ के आ रही थी, तो वो बिल्कुल ठीक था। यानी आप एक सांस में 2018 को गलत करार नहीं देते और दूसरे सांस में आप चाहते हैं 2024 को हर बंदा। मैं आपको कह रहा हूं हम मकाफाते अमल का शिकार हैं। हम 77 साल से एक ही गलतियां कर रहे हैं। अब अगर आप पेट्रोलियम पे करना चाहें तो मैं जवाब दूंगा। उस पे आगे चल के जरा बात कर लेते हैं। काज़मी साहब, इसका मतलब तो एक तो वाज़ेह नजर आ गया है कि फिलहाल ये जो पिछले कई महीनों से, चंद हफ्तों से हम सुन रहे गर्दान, मुज़ाकरात, मुफाहमत, बातचीत, ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना मुफाहमत होगी, ना बातचीत होगी। ये जो टकराव है, सियासी टकराव की बात कर लें आप, अदलिया और एग्जीक्यूटिव के टकराव की बात कर लें, अदलिया PTI से टकराव की बात कर लें, अदलिया के हुकूमत से, एग्जीक्यूटिव से या पार्लियामेंट से टकराव की बात कर लें, ये टकराव जो एक चल रहा है हर तरफ, वो कैफियत तनाव की जारी रहेगी अगले चंद महीनों के अंदर? हमें कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई मुफाहमत होती नजर नहीं आ रही फिलहाल। नहीं, टू बी ऑनेस्ट चीजें जिस नहज पे पहुंच चुकी हैं उसके बहुत सारे मतलब वजूहात है ना। ये तो नहीं है कि एकदम से चीजें इस नहज ऐसा ही है, बिल्कुल ये बिल्डअप हुआ सारा। आप देख लें कि इमरान खान साहब तो तकरीबन 1 साल से जेल में है। इमरान खान की तो सियासत खत्म कर दी गई थी, कहा गया था कि जनाब वो इररेलेवेंट हो गए हैं, रेड लग गई है, उसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, कबूलियत नहीं है। ये सारी चीजें जो है बड़े जो है हमारे दोस्त, सीनियर दोस्त, दानिश्वर, सियासतदान, ये सारी चीजें कहते थे टीवी के ऊपर कि 6 महीने बाद तो कुछ भी नहीं बदलेगा। 6 महीने के बाद जनाब यहाँ पे बस कोई इसका
नाम लेने वाला नहीं होगा। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि दो साल के बाद पनामा को लोग भूल जाएंगे, तो मसला ये है कि ऐसे लोग नहीं भूलते। ये मसला तभी हल होगा जब तक आपने जमहूरी निजाम चलाना है, उसमें जमहूर की से हो। अगर जमहूर की से नहीं होगी तो 2018 हो, 13 हो, 14 हो, 16 हो, जो मर्जी आप कहते रहे, जब तक आपको आवाम की उसमें मेजॉरिटी की से नहीं होगी, निजाम के अंदर जनाब उसके अंदर आपको इसी किस्म का तनाव। 24 को तो आलमी दुनिया कह रही है, 24 के ऊपर तो यहाँ में हमें खत लिख के जो है दुनिया को सफाइयां देनी पड़ रही हैं। मैं क्या इकट्ठे बोल देते ना सारों को, फिर ठीक हो जाता। 24 के ऊपर तो जो दुनिया कह रही है उसके लिए हमें खत लिख। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 18 को गलत मान लो तो 24 खुद ब खुद माना जाता है। मसला यह है कि 18 में आप भी इधर थे, मैं भी इधर था, सोशल मीडिया भी इधर था, यही सब कुछ यहाँ पे था, ऑपोजिशन भी यहाँ पे थी। क्या ऐसा बहरान था? ऐसा बहरान तो नहीं था। आप दो चीजों के मैग्नीट्यूड को तो नहीं मिला सकते। वहां पे कोई दूध में पानी मिलाया गया था, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में सफेद चूने में पानी मिला दिया गया और कह रहे हैं कि ये दूध है। तो ये थोड़ा फर्क है ना 24 और 18 में। तो उस जमाने में भी गड़बड़ तो हुई थी। से कहना चाह रहे हो उस वक्त दूध में पानी मिलाया था, आज पानी में जो है ना थोड़ा सा दूध डाल दिया गया है। पानी नहीं, पानी में थोड़ा सा दूध भी नहीं डाला, चूना डाला है, थोड़ी जगह चूना डाला। अच्छा, दूध भी नहीं डाला। दूध भी डाल देते तो शायद कोई गुजारा हो जाता। इस 2024 में तो आप देखें ना, ये ट्रिब्यूनल में जज नहीं तैनात कर रहे। तो फिर वे आउट क्या है अतर काज़मी साहब? ये तो फिर ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी ऐसे ही, क्या फिर वे आउट यही है जनाब के जो लोग रेलिवेंट हैं, जो लोग इस सिस्टम के अंदर जिनकी कोई इस वक्त से है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ताकतवर इदारे हो और आपकी अदलिया हो, ये वे आउट है। बाकी हुकूमत और नवाज शरीफ वगैरह तो इररिलेवेंट है इस वक्त, उनसे तो वे आउट नहीं निकलनी। जिनसे बात होनी है उन्होंने ही करनी है बातचीत और उधर से ही वे आउट निकलेगी। फिर वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उसके लिए फिर खान साहब को थोड़ा सा जरा जुबानबंदी अपनी करनी पड़ेगी, तब जाके कोई माहौल बनेगा बातचीत का। फिर वो ठीक कह रहे हैं जी, ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक शख्स को इल्जामात भी लगाते रहें फिर बातचीत भी करें। तो कुछ चीजें तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा और मुल्क के लिए करना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी अना को थोड़ा सा जो है उसके ऊपर सेक्रीफाइस करें और जो है मुल्क के लिए करें। ठीक है राना साहब, होने जा रही है कोई मुफाहमत, मुज़ाकरात, बातचीत, क्या फिलहाल भूल जाएं इस चैप्टर को हम? वो जो रियासत की पॉलिसी जो है, जो मुझे पता लगी है कि अगले बजट से 2-3 महीने बाद तक के लिए तो खान साहब जेल में ही है। पॉलिसी यही है कि अगले बजट के 1-2 महीने बाद सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। हमारे भाई ने 13, 14 और 18 एक उसमें कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि कबूलियत को तो हम भी यही कह रहे हैं, हमने कोई गलत बात नहीं की, कबूलियत नहीं है उनकी, मकबूलियत के ऊपर क्वेश्चन है। वो हैं मकबूल लीडर। नवाज शरीफ भी 2018 में बहुत थे, उनकी पार्टी को दबा दिया, नहीं जीतने दिया। बात एक जैसी है। इशू ये है कि आप एक गलत को गलत नहीं मानते और कहते हैं आज चूंकि मेरे लिए आइन बेहतर है, आज मुझे जमहूरियत सूट करती है। और वो जो खान साहब मांगते हैं ना वहां बैठ के जेल में, वही हमारे भाई ने कहा है कि अदलिया, फौज और खान साहब मैटर करते हैं। तो भाई फिर बैठ जाए, यही तो हुकूमत बनाते थे पहले मिलके। इन तीनों ने मिलके 18 की हुकूमत बनाई। पहले नवाज शरीफ को आउटसेट किया। देखें 17 में, 16 में इंडिया ने लिखा अगले साल इस मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अदलिया से सजा पाएगा सुप्रीम कोर्ट से। वही ब्लूप्रिंट हुआ, वही कुछ हुआ, क्योंकि 16 में एक्सटेंशन जनरल राइल शरीफ को नवाज शरीफ ने नहीं दी थी। और नए आने वाले ने देख लिया कि इमरान तो मुझे एक्सटेंशन दे देगा। इन्होंने राइल शरीफ का सारा दबाव, डाउन लीक्स का भी बर्दाश्त कर लिया, पनामा का भी कर लिया और उसे एक्सटेंशन नहीं दी। उसने पता खेला, उसने अपनी एक्सटेंशन ली। उसके बाद खान साहब को ख्याल आया कि ओहो जनरल ISI को लगाना, यही DG मेरे काम आएगा। और फिर वो जो एक पेज खुद बनाया गया था वो फिर मोहब्बतों से फाड़ा गया, जो आज तक गले पे आया हुआ है। वो नफरतों का पेज बन गया बाद में। सर वो आप बताने जा रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत वाला, वो जो 15 रुपए का PM साहब ने ऑर्डर जारी किया और 4.25 रुपए जाके कीमत। मैं आपको बता देता हूँ, PM साहब की प्रेस रिलीज जो जारी की थी वो ताउल्ला तारड़ साहब के कहने पे हुई थी। अच्छा, उन्होंने जो भी कैलकुलेशन की, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आप उनको पूछ लीजिएगा प्रोग्राम में। 9:15 बजे PM हाउस में फाइनेंस मिनिस्ट्री की 4 रुपये 74 पैसे वाली समरी इमदादुल्लाह बुसाल की पहुंची है, जो एक रूटीन में जाती है, और फिर वो उसकी एसेंट दे दी गई कि जी ठीक है इसको जारी कर दें। अब जारी ना होने में वो प्रेस रिलीज जो 10:15 बजे इशू हो गई 15 रुपए वाली, वो फाइनेंस वाले भी फंस गए कि हमें अप्रूवल इसकी आई है, क्योंकि इस तरह की समरियों पे अप्रूवल वो जारी कैसे हुई? जुबानी भैया ताउल्ला तारड़ साहब ने कराई ना। अच्छा, अब ये चीजें अब वो खामोश क्यों हैं? ये प्राइम मिनिस्टर के अपने ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात की आपको बिल्कुल बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PM के ऑर्डर को डिसओबे नहीं किया। उन्होंने गलती से किया या तो वो करना चाह रहे थे। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये उनको वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि ये PM हाउस के किसी ऑफिसर ने प्रेस रिलीज अप्रूव नहीं की।
या टिकट जो है वो पीएम ऑफिस के टिकट प्रेस रिलीज मेरे पास भी आती है, आपके पास भी आती है, सबके पास आती है। वो प्रेस रिलीज लिखा हुआ था, वो कोई जराये से खबर नहीं आई थी। 2 घंटे 20 ब्लंडर 2 घंटे 20 मिनट तक वो खबर चलती रही, 2 घंटे 20 मिनट बाद जाके आया। आपको पता है कई पेट्रोल पंप बंद हो गए, किसी ने तो 15 रुपए लेस कर दिया, हाँ। और किसी ने रोक दिया कि हमें नोटिफिकेशन दो। उस जगह मुल्क भर में इंतजामिया मुताबिक थी कि भाई आप मतलब आते हैं ना डीसीज, भाई सील कर दो अगर आप पेट्रोल। अब नोटिफिकेशन हो रहा है 12:40 पे, 42 पे प्रेस रिलीज आई है, कैसे मिलेगा? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अता तलहट साहब को बोल देना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उन्हें अखलाकी तौर पर बताना चाहिए कि किसने की प्रेस रिलीज इशू। सही है, ठीक है। अच्छा, आप ये जो अदालती केसेस की हम बात करें क्विकली, ऐसे रैप अप करने से पहले काज़मी साहब, ये जो अगला हफ्ता है खान साहब के लिए, क्या लग रहा है आपको तहरीक इंसाफ के लिए? मसलन एक तो ये मखसूस किस्तों वाला मामला है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, साइफर केस भी लगा हुआ है, जलसा भी पीटीआई का है, वो रवात पे तो नहीं करने जा रहे, क्या कहेंगे आपको कितना अहम लग रहा है अगला हफ्ता? देखिए, केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ की दे दी गई हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद को, तो फिर तो 2/3 अक्सरियत उनके पास आ जाएगी, और वो जो तरामीम वगैरह करना चाहते हैं, बहुत सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो वो तो शायद उस तरफ जाएं। अब ये कितना आसान होगा, क्या दिया जा सकेगा? मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और फिर फुल कोर्ट इसको सुन रहा है। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इतराजात भी आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप इतराजात भी कर रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है हफ्ता अगला। और इसमें जो है मेरे ख्याल में अदालतों से आने वाली खबरें जो है काफी जो है ना वो हमें भी बिजी रखेंगी। सही। राना साहब, ये जो अदालतों वाला मामला है अगले हफ्ते, लग रहा है आपको कि ये फिर एक और महाजरे की तरफ? बड़ी मजे की बात है समर भाई, मुझे इंसाफ वो चाहिए जो मेरी मर्जी का मुनसिफ दे, ये पीटीआई का नारा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले अगर एक इंडिपेंडेंट जज कादी फायज़ी से थे, एक मिनट, उन्हें जस्टिस गुलजार साहब के जरिए बंधवा के पहले रेफरेंस दिया, फिर उनको जीरो किया, और वो चीफ जस्टिस जिसने कराची का एक आम टावर गुस्से में गिरवाया, और इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन 1 को बैठ के इन सारे जजों ने ओके किया। क्यों? जिस एक वो जज जो आज भाग गया जजिस छोड़ के। मैं इसलिए बात करता हूं, एजाजुल हसन साहब को जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं तब भी कहता था कि ये नैब के केसेस के पीछे जाते थे। उस वक्त के चेयरमैन नैब को धमकियां लगाते थे कि तुम चुप करके बैठ जाओ वरना तुम्हें तौहीन अदालत में अंदर करेंगे। और ये मैं बात कभी उनकी रिटायरमेंट के बाद नहीं कही, उनके मनसब पे होते हुए कही। इनको वो चाहिए। आज इंसाफ होगा जब फुल कोर्ट बैठेगी। जब सारे कहते थे उमर अता बंदयाल को, वो भाग जाते थे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका अपने प्रोग्राम वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का आज से स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो कैसा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे सगलेद मुश्ताक साहब से और यासिर अमीन साहब से। हमारे साथ रहिए। वर्ल्ड कप नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में जा रहा है और आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान का पहला मैच है 6 तारीख को और 9 को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। ओवरऑल ग्रीन शर्ट्स की तैयारी कैसी है इस मेगा इवेंट के लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्पेशली अपने आज दावत दिया सगलेद मुश्ताक साहब को, पाकिस्तान के जाने माना बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, और हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अमीन साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। इनका भी बड़ा एक नाम रहा जब इन्होंने बैटिंग की और धुएंधार किस्म की बैटिंग इनकी रही जब इन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया सगले भाई आपका और यासिर भाई आपने अपना कीमती वक्त दिया। सगले भाई, कितने एक्साइटेड है? आज से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो तैयारियां हैं ग्रीन शर्ट्स की, उसको देख के आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, तैयारियों के एतबार से जो मीडिया बातें कर रहा है वो हमें पता ही है। वो कह रहे हैं जी 0 तैयारी है और आयरलैंड से एक मैच हार गए, इंग्लैंड से सीरीज़ 2-0 से हार के जा रहे हैं। ये नॉर्मल है हमारे लिए। और नॉर्मल से मुराद ये है कि इसी तरह की तैयारी होती है। पहले पीछे तो जाके देखें ना, 3 बोर्ड तोड़ दिए, 3 चेयरमैन चेंज हुए, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, कैप्टन चेंज किया। यहाँ जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आगे जाके उसके डोमिनो इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। बट मैं आपको ये बात बता दूँ, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ये जितने भी सिलेक्ट किए हुए हैं, ये सब के अंदर ये एबिलिटी है कि दुनिया की किसी भी टीम को ये पछाड़ सकते हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। बस इनको सिर्फ चैनल करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है और उनको अपनी स्ट्रेंथ पर बिलीव करना पड़ेगा। ये सारे गेम चेंजर, मैच विनर हैं। और जिस ये 92 में भी कुछ इसी तरह का माहौल नहीं था? हर दफ़ा ऐसे ही है जी, 92 नहीं, हर दफ़ा ऐसे ही है। आप T20 वर्ल्ड कप देख लें
और आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते वो उसको देख लें, और 2022 नई टीम जोड़ी थी उस वक्त जी, 2022 वर्ल्ड कप मैं हेड कोच था, और उस वक्त कुदरत का निज़ाम बहुत पॉपुलर हुआ था, और कुदरत का निज़ाम के पीछे यही था जी कि हम लोग मैच हार गए थे जिम्बाब्वे से, और उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था। इंग्लैंड ने उस वक्त भी ऐसे ही था, इंग्लैंड पाकिस्तान में होम सीरीज जीत के गया था पाकिस्तान से T20 की, 2-2 इक्वल थे और तीसरा वो जीत गए। और जिसके बाद जो है मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे पता था कि जो मीडिया में जो बातें चलनी है, जो एजेंडा था, तो मैंने वहाँ पे उनको एक ये बात कर दी थी, मैंने कहा भाई हार जीत कुदरत का निज़ाम है, आज हार गए इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वहाँ से बात पकड़ी गई और उन्होंने कुदरत के निज़ाम के ऊपर मीम बने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खैर एनीवे, जो बात कह रहे थे आप, 2022 में भी हम लोग जिम्बाब्वे से हारे थे, मगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी और फाइनल तक गए हम लोग। फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए। ये टीम उसी तरह फिर दोबारा जा रही है। ये वही खिलाड़ी हैं ज़्यादातर जो पिछले 2022 में थे, 1-2 नए चेहरे हैं, बल्कि अच्छी इंडक्शंस है। आई थिंक आमिर और इमाद की बहुत अच्छी इंडक्शन है। टीम मुझे अच्छी लग रही है। बस ये कि बाबर कैसे लीड करता है, गैरी के मैसेजेस जो हैं वो कितने क्लियर और उसमें कितनी कन्विक्शन और क्लैरिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने बड़े रगड़े खाए हुए हैं, ये रगड़े खा के जा रहे हैं, और जब ये डार्क हॉर्स होते हैं छोड़ते नहीं किसी रगड़ा लगाने के लिए तैयार है भरपूर तरीके से। उम्मीद जब आप छोड़ देंगे वहाँ पे अज़ाबी निज़ाम चलना शुरू हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यासिर भाई, आपकी नज़र में एक कैसा है कम्बिनेशन ओवरऑल ग्रीन शर्ट्स का? बॉलिंग को आप देखें, बॉलिंग हमारा जो यूनिट है उसमें आमिर आ गए हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब हैं, पेसर्स में अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने कम बैक किया बड़ा अच्छा, इंग्लैंड के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। और बैटिंग यूनिट को अगर आप देखें तो हमारे पास ओपनर्स की तो एक लंबी लाइन है, हमें डिसाइड करने में बड़ा टाइम लगता है किसको भेजना हमने ओपनर, किसको नहीं भेजना, मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा। तो कैसा देख रहे हैं आप कम्बिनेशन? देखिए टीम तो बहुत अच्छी है, हमारी टैलेंटेड टीम है, और जिस तरह अभी सैकी भाई ने भी बात की, बड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, और अभी थोड़ा सा टीम मोराल थोड़ा सा डाउन है। बट वही बात है कि अभी टाइम है, पहले मैच अमेरिका के साथ है, फिर कनाडा के साथ है, ये पहले शुरू के 3 मैच हैं। ये इन टीमों के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। अमेरिका फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है, कनाडा फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है, आयरलैंड तो खैर पहले भी खेल चुकी है, लेकिन ये पाकिस्तान और ये इंडिया, मैं तो समझता हूँ इंडिया भी खेलेगी इनके अगेंस्ट मैच। और T20 में आप कुछ कह नहीं सकते, कोई भी टीम अच्छी होती है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं लेना हरीफ को। अमेरिका ने अभी बांग्लादेश को हराया है अमेरिका में, तो टीम हमारी फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट बहुत अच्छी है। बट अगेन ये कहूँगा कि अपने जो सारे बॉक्सेस हैं उनको टिक करके, और जो रोल्स हैं उस पर पूरा उतर के और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको हमारी क्या नज़र आती है वहाँ अब अमेरिका की? और अगर आप पिचेस देखें, जो कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज़ की, स्ट्रेंथ हमारी क्या है? बॉलिंग की हमारी स्ट्रेंथ होगी या बैटिंग? देखिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी स्पिनर्स की वेस्ट इंडीज़ में, और अमेरिका में फास्ट बॉलर्स पे मैं समझता हूँ ज़्यादा रिलाई होना चाहिए, क्योंकि नई पिचेस हैं, नई पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को अब पे आप रिलाई करें। जिस तरह न्यूयॉर्क में मैच है इंडिया के साथ, वहाँ पे आप 3 स्पिनर्स ना डालें, छोटी बाउंड्रीज है, कोई भी स्पिनर आपके अमाद हो या शादाब हो या इब्रार हो, तो कोई भी आ सकता है नगले में। तो लेकिन यह है कि फास्ट बॉलर्स, जैसे हारिस की आपने बात की, इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग की है, बट वहाँ पे पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बट ऑब्वियसली उसका मोराल जो ऊपर आया होगा। फिर थोड़ा सा जो फ्रंट ऑर्डर है हमारे अपना क्या कहते हैं उसे, बाबर और रिजवान, इनको थोड़ा सा अपने आप को अपने रेस करनी पड़ेगी गेम, अपनी स्ट्राइक रेट को, जिस तरह पिछले मैच में खेला है, अब थोड़ा सा थ्रॉटल दें, एक्सीलेटर पे पाँव रखें, थोड़ा सा। और ये भी हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी, लकीर है वहाँ पे भी। एब्सोल्युटली हाई स्कोरिंग होंगी, एब्सोल्युटली। हमें इस इंटेंट से जाना होगा कि वो जब हम खेलते हैं ना कि 178 180 वाली क्रिकेट, उससे हमें ज़रा ऊपर जाना पड़ेगा 200 वाले पे। देखिए आपको पार स्कोर का तो पता चल ही जाता है, आपके स्टैटिशियंस जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एनालिस्ट जिनको कहा जाता है, वो आपको पार स्कोर बता ही देते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अमेरिका में जो ड्रॉप इन पिचेज़ है कि वो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंडमैन है, एडलेट से आया हुआ है, क्ले कहाँ से उठाइए, कंटेंट कहाँ, क्या उसका कंटेंट क्या है, कहाँ पे उसको पकाया गया, बनाया गया है, वो ड्रॉप इन पिचेस रखेंगे। मेरा जहाँ तक जो गालिब गुमान है वो ये है कि इन्होंने अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट करना है, झंडे गाड़ने आईसीसी ने, तो ये पटाखा विकेट बनाएंगे ताकि लंबे 200 प्लस रन हो। बॉलर्स की शामत है जी, वो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो आई थिंक मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपने सवाल यासिर को कहा था कि स्ट्रेंथ क्या है। देखिए वर्ल्ड कप आपने जीतना है तो आप एक स्ट्रेंथ पे नहीं जा सकते जी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है
और आपके सारे प्लान बॉलिंग पे हो जाए और आप बॉलिंग पहले भी बॉलिंग करें तो आपकी बॉलिंग पिछले वर्ल्ड कप में गए थे 50 ओवर इंडिया में, हम अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे गए थे, जब वो वहाँ इंडियन कैप्टन भी नाम ले रहा है, मिसालें दे रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स की, मेरे पास वो बॉलर नहीं है, मेरे पास शाहीन जो है और क्या नाम है नसीम शाह वगैरह मेरे पास नहीं है, हारिस नहीं है, तो वो जब गए वहाँ पे तो फिर सिचुएशन कुछ और निकली थी। देखिए आप इस तरह नहीं जा सकते, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं तो आपकी पहली जो नियत होनी चाहिए वो ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। जब वर्ल्ड कप जीतने की आप रखते हैं नियत करते हैं, इरादा करते हैं, तो आपके दोनों यूनिट तगड़े होने चाहिए। आपको दोनों यूनिट को बिलीफ देना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पहले से कहते हैं हमारी बॉलिंग तगड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है ना वो करना शुरू कर देता है, खास तौर पे बाहर वाला मीडिया। अंदर वाले हम तो जनाब भेड़ चाल हैं, जिसने खबर चलाई उसको देखा और उस खबर के ऊपर हमने कमेंट दे के अपने व्यूज ले लिए। हम इस तरह कर रहे हैं, इंडिया ने क्या कहा, उधर से कोई खबर उठा के हमने वो चला दिया। हमें ये समझ नहीं आ रही कि बाहर वाले जो है वो क्या खबरें चलाते हैं और वो क्या ट्रेंड सेट करते हैं, और वो कह देते हैं ये हमारी बॉलिंग तगड़ी है, हमारी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर डाल दिया और बैटिंग को हमने वैसे ही कंफ्यूज कर दिया। और वो जनाब कैप्टन है या हेड कोच है या पीसीबी के चेयरमैन है या चीफ सिलेक्शन कमेटी है, वो ये सोचना शुरू कर देते यार दुनिया को ये पता है हमारी ये स्ट्रेंथ है और इसी तरह प्लान बनाओ। ऐसे होता नहीं है भाई, आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों की आपकी स्ट्रेंथ होनी पड़ेगी, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में, चाहे पहले बॉलिंग करो चाहे बाद में। ये 4 किस्म की डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं, उसमें क्लैरिटी हो, कन्विक्शन हो, बिलीफ हो, आपने एग्जीक्यूट किए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, और जब जाएं आप इस पे आप मैच खेलें, परफॉर्मेंस दें, फिर आप डिजर्व करते हैं ट्रॉफी उठाते हुए। तो मेरा जानता ख्याल है हमारी बैटिंग भी तगड़ी है, बॉलिंग भी तगड़ी है। ठीक है इस वक्त बॉक्सेस टिक नहीं हुए परफॉर्मेंस के एतबार से, मगर मैं ये समझता हूँ हमारे परफॉर्मेंस के एतबार से जो बॉक्सेस टिक नहीं होते ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारी और चीज़ें डोमिनेंस इफेक्ट्स आते हैं जो हमारी पॉलिटिकली जो बोर्ड चेंज होता है, फिर जनाब सारा स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज होता है, वो डोमिनो इफेक्ट चलता है और खिलाड़ियों पे भी आता है। पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ यही है, क्योंकि आप खुद भी खेले। ऑन द डे मूड और उनका जो मूड फीलिंग्स क्या है, ऑन द डे अगर ये सब क्लिक करते हैं और मिल के चल रहे होते हैं और उनका फोकस ठीक है, ऑन द डे ये सारी चीजों को ये जीरो कर देंगे। बिल्कुल यही बात करने वाला था, क्योंकि आप खुद भी खेले इस टीम के अंदर, आप कुदरत का निजाम तो है सर, आप खुद भी खेले टीम के अंदर, जब भी इस तरह की बहरानी कैफियत होती है हमारी टीम क्लिक कर जाती है, निकल आती है इसमें से। जी, क्योंकि वो ये होता है कि अब सब जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं कि बाजी ये गए। जब वो प्रेशर रिलीज होता है ना, और जब ये अपनी नेचुरल एक अच्छी गेम सर खेल गए ना, एक अच्छा मैच और T20 में भाई एक ओवर, एक इनिंग, एक बाउंड्री, एक विकेट आपके कॉन्फिडेंस को बूम करके कहीं और ले जाते हैं और मोमेंटम आप छीन लेते हैं। तो इसमें एक बॉल है, एक गेंद है, एक पार्टनरशिप है, या एक स्पेल या एक ओवर है। आप पिछला जो ट्रॉफी जीते हैं उसमें आमिर का एक ओवर था। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही खत्म। आपने इंडिया को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में मारा, उसमें शाहीन का एक ओवर था, ऐसे ही है, जिसमें रोहित शर्मा को और जनाब विराट कोहली या केएल राहुल को ऊपर से आउट किया, मैच पूरा 5-7 साइड पे गया और खत्म हो गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के, ये जो यूएई में 2021 का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने जो इंडिया को मारा है उसमें जो पहला ओवर शामी का था उसने ऐसा टोन सेट किए जिसके बाद वो सारे बैकफुट पे, उधर से पाकिस्तान की टीम को मोमेंटम मिला, कॉन्फिडेंस मिला और बगैर किसी विकेट के पूरा स्कोर करके उनके हाथ में मैच। और सर अभी तक हम कंफ्यूज है कि हमारे ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए, वही बाबर रिजवान का हम जाना चाहिए या फिर ले आए ऊपर साइम को ले आए या फखर को ले आए? देखें आई थिंक बहुत सारी देखिए बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से बैठ के हम ये 3 ऑप्शन तो आपने बताई थी, या साइम आ जाए या बाबर वांडोन चला जाए या फखर ऊपर आ जाए, ये 3 ऑप्शंस आई हैं। अब ये देखना है कि इस वक्त वो अंदर जो सपोर्ट स्टाफ है, खासतौर पे गैरी कर्स्टन और बाबर, इनका फेथ किसके ऊपर है। मैं ये समझता हूं अगर 170-180 की पार स्कोर है ना, 170-180 का पार स्कोर है, जो कि 2022 के वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे मीडिया पे बातें चल रही थी, और स्ट्राइक रेट बढ़ा दो, ये चीज़ बढ़ा दो, ये चीज़ ऐसे कर दो, तो जो स्टैट्स बता रहे थे 170-180 के ऊपर जो हमारे खिलाड़ियों की नेचुरल गेम थी और नेचुरल स्ट्राइक रेट था और जो नेचुरल हमारा टॉप ऑर्डर था, उसके ऊपर हमने तकरीबन 80 प्लस जो था, पर यानी हमने जीते हुए थे मैच, यानी एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया हुआ था। तो अगर यही स्ट्राइक रेट है तो आई थिंक इनको कोई चॉप चेंज नहीं करनी चाहिए। सही। यासिर भाई क्या होना चाहिए हमारा बैटिंग ऑर्डर? और इट्स ऑल अबाउट T20 है, इट्स ऑल अबाउट बाउंड्रीज। इफ्तिहार है पीछे हमारे पास और आजम खान है हमारे हिटिंग वाले यूनिट के अंदर। ओपनिंग का एक है मखमसा भाई, कौन होना चाहिए, क्या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर? देखिए पहले तो साइम अगर नहीं खिलाते, अभी भी मैं ये कहूँगा कि उसको चांस दें, अभी भी वो उसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर वो इंग्लैंड में फ्लॉप हुआ है बट ही कैन स्कोर देयर,
तो वो अगर ऊपर से वो अच्छा खेल जाता है तो हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह बाबर और रिजवान ने पिछले मैच में ओपन की है, ठीक है, और जिस तरह उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को इन्हेंस किया है, तो अगर इनको इसी तरह खेलना पड़ेगा। ये कोई 8 वाली एवरेज नहीं है, अब ये 10+ पे जाएंगे तो टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी फिनिशिंग उस तरह नहीं है। सॉरी टू से मैं फिनिशिंग पे अपनी बिल्कुल मुझे इस वक्त बिलीव नहीं आ रहा। फ़खर बीच में एक ऐसा प्लेयर है कि जो आपका खड़ा हो गया उस मैच में वो लंबा कर जाएगा 70-80 करके और फिनिश कर सकता है। आई होप कि इफ्तिखार जो है वो इस वर्ल्ड कप में वो मैचेस फिनिश करे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इमेंस पोटेंशियल है उसमें। लेकिन वो भी वो उठा के और मिड ऑन पे जो पकड़ा देता है, क्योंकि पूरा घूम जाता है वो पूरा घूम जाता है, और जिसकी वजह से उसको वो पावर नहीं मिलती, उसकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी वीक हो जाती है, उस तरह ऊपर से पूरी बॉडी घूम जाती है। बट खैर एनीवे आज़म खान का मुझे वो काफ़ी आई होप कि वो चले, क्योंकि उस पर वहाँ खेलता भी है, सीपीएल वगैरह में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है आज़म खान। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक बात कहूँगा यार, ये पर्सनल जो है ना, जो बातें की जाती हैं, बड़ा अफसोस होता है। जी बिल्कुल। उसकी फिटनेस, उसकी फलानी चीज़, ये वो फलाना, यार आई थिंक इट्स बिलो द बेल्ट है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा, कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि जी फिटनेस का जो है ना वो होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए भाई। अब आप बाहर से बैठ के हम सारी बातें तो कर सकते हैं, जो अब वो आया हुआ टीम में अभी आप सपोर्ट करें उसको, अभी आप छोड़ दें सारी चीज़ों को। सिलेक्शन कमेटी लेके आ गई है, इस बच्चे को फेयरलेसली और फ्रीली क्रिकेट खेलने दें, जितनी भी क्रिकेट खेलनी है। बाद में रियलाइजेशन उसको होती है नहीं होती है, उसको पता चल जाएगा, सारा कुछ दुनिया को पता चल जाएगा। आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और इस तरह की बातें ना करें। मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम आए एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार हम इतने भी यानी इतना नहीं होना चाहिए। पूरा ट्रेंड बना लेते हैं ना प्रोग्राम्स को, तो छोड़ो, पूरा सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बनता है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा अनएथिकल है। बिल्कुल सकलैन भाई की बात मैं उसको करूंगा कि यार थोड़ा उसको फैमिली को भी, उसको भी एब्सोल्युटली हमें भी दुख होता है ये इस चीज़ का। सकी भाई, हर किसी की नज़र है कि भाई सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे। आपकी नज़र में पाकिस्तान है 3 बाकी, आप 3 बाकी आपकी नज़र में सर कौन? इंशाल्लाह पाकिस्तान है, बाकी 3 पूछ लें यासिर से, बाकी जो आगे तो पाकिस्तान चाहिए, सिंगल लेके आपकी तरफ कर दिया। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह है, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कोई मिसहैप हो जाती है तो वो अल्लाह, लेकिन अगर ये मेहनत करें पूरी तो इंशाल्लाह डेफिनेटली। पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड मुझे लग रहा है, वेस्ट इंडीज़ लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान इंडिया को मैं पीछे लेके आऊँगा, क्योंकि वो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, इंडिया को मैं भी लाना चाह रहा हूँ, लेकिन 5-6 टीम ऐड नहीं कर सकते। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है मुझे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इंडिया और पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मुझे सही थोड़ा सा। वेस्ट इंडीज़ बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, जो कॉम्बिनेशन बनाया उनका ना, वैसे भी जो उनके सारे दुनिया बल्कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया होगा, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ की जगह शायद इंडिया आ जाए, मेरी ये फीलिंग है, क्योंकि बात सही है जी, जेडी मर्जी टीम आए पाकिस्तान होना चाहिए और इंशाल्लाह फाइनल खेलेगा। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और यासर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप में अपना आगाज़ ही उनका बहुत जानदार हो, और आगाज़ के साथ जो इख्तिताम है वो शानदार हो, इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।